देखो, पिछली वीडियो में अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर और उसका इक्विलिब्रियम ये दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है या तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम का, या एग्रीगेट डिमांड और इनके से रिलेटेड कुछ होगा, या इसकी दूसरी अप्रोच होती है एक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी बचत व निवेश विधि या अप्रोच बोल दो, आप अवधारणा बोल दो। तो इसका जब हम करते हैं ना, तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये कैसे बिहेव करते हैं, इनका कर्व कैसा होता है। तो पहले थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो देखो, ये है हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसमें हम पहले देखेंगे सेविंग क्या होता है। तो देखो, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जो हमारी इनकम होती है ना, हमारी जो इनकम होती है यानी वाई, इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से, ठीक। तो जो हमारी वाई होती है ना, इनकम, या तो हम उसे कुछ कंज्यूम करते हैं या कुछ बचाते हैं। सी मतलब कंज्यूम, कंजम्पशन, उपभोग, ठीक है। ये यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, कंजम्पशन। एस मतलब सेविंग, ठीक है। इसका मतलब है हिंदी में उपभोग, हिंदी वालों के लिए। और सेविंग का मतलब तो बचत, आपको पता ही है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो इनकम होती है, मान लो आपकी इनकम 100 रुपये है, आपने 50 रुपये खाए और 50 बचाए, ठीक। 50 कंजम्पशन है और 50 सेविंग है। तो इसी सेविंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखो, ये जो सेविंग है ये किस पे डिपेंड करती है? इनकम पर। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग क्या होगी? बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर आज की डेट में आपकी इनकम 200 रुपये हो जाती है तो आपकी सेविंग 50 से बढ़कर 70, 80 कुछ भी हो सकती है। आपकी इनकम अगर 300 रुपये हो जाए तो हो सकता है आपकी सेविंग बढ़कर 100 हो जाए। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, यहाँ लिखते हैं साइड में, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, जो सेविंग में बढ़ने का रेट है, सेविंग में बढ़ने का जो रेट है वो लेस देन है इनकम में बढ़ने के रेट से। यानी इनकम तेज़ी से बढ़ेगी, सेविंग हल्के हल्के। क्यों? क्योंकि जो इनकम है, मान लो 100 से 200 हुई, 200 से 300 इनकम हुई, लेकिन उसमें पहले 100 रुपये में से आप 50 बचा रहे थे, अब 200 में से 70 बचा रहे हो। यानी यहाँ पर 100 रुपये की इनकम में चेंज आया, लेकिन यहाँ पर सेविंग में कितना चेंज आया? 20। यानी जो सेविंग में बढ़ने की दर है वो इनकम के बढ़ने की दर से हमेशा कम होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें कुछ खाना भी है। ये तो है नहीं जितनी इनकम होती जाएगी वो बचाते चले जाएंगे, नहीं। तो जो रेट ऑफ चेंज इन सेविंग है, यानी बचत के बढ़ने की दर जो है वो कम होगी इनकम के बढ़ने की दर से, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है हमारा ओल्ड सेविंग। अब वो आप ऐसे समझो, डायग्राम से इसे रफ करते हैं एक बार। देखो, इसका डायग्राम देखो। मान लो यहाँ ले लिया OXY, ये आपको पता ही है। यहाँ लेते हैं हम इनकम, यहाँ लेते हैं हम सेविंग। तो ये हमारा जो डायग्राम है, जो हमारा डायग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारा सेविंग है, ठीक। ये दिखा रहा है कि जब इनकम ज़ीरो है, जब इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी ना, ज़ीरो, तब भी हमारी कुछ माइनस सेविंग रहेगी। यानी सेविंग कर्व जो है ना वो ज़ीरो के नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक। यानी हम क्या पॉइंट बनाएंगे कि सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम बिलो ज़ीरो पॉइंट। हिंदी में कि हमारा जो बचत कर्व है, बचत वक्र है, वो शून्य से कम से शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब इधर देखो, पिछले जो 2 पार्ट्स हैं उसमें हमने बताया था कि जो आपकी इनकम होती है वो कुछ कंज्यूम करोगे और कुछ सेव करोगे। तो जो कंज्यूम करते हैं हमने देखा था कि हमारा जो डायग्राम था एडी का, पहले यहाँ पर साइड में बनाते हैं एडी। हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है ज़ीरो के ऊपर से शुरू होता है, ये बताया था ना। और एग्रीगेट डिमांड जो होता है, जो हम एग्रीगेट डिमांड करते हैं इकोनॉमी में, या तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी हमने जो डिमांड बनाई है देश में, वो टोटल डिमांड या तो हमने कुछ कंज्यूम करने के लिए बनाई है, मान लो कुछ खाने पीने के लिए कंज्यूम करने के लिए, या कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाई है, यानी ट्रैक्टर की डिमांड या फिर मशीनरी की डिमांड। तो इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन। अब हमें पता है कि एडी जो है ना, हमारा एग्रीगेट डिमांड, वो ज़ीरो के ऊपर से शुरू होता है। अब जब इनकम ज़ीरो हो गई, इनकम यहाँ पर हमने पिछले जो पार्ट्स है उसमें ली थी कि अगर इनकम ज़ीरो भी हो गई तब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ रहेगी। वो कंजम्पशन की वजह से रहती है, क्योंकि बताया गया था कि हमारा उपभोग यानी कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इसीलिए हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो के ऊपर से शुरू होता है।
इसी तरह हमारा जो कंजम्पशन का कर्व है वो भी ज़ीरो के ऊपर से शुरू होता है। ये एक्चुअल में कंजम्पशन ही है जो हमारा ज़ीरो के ऊपर से शुरू होता है। तो ये जो हम सेविंग कंजम्पशन करते हैं पुराना, ये हम अपने पुरानी सेविंग की वजह से ही करते हैं। जो हमारा सेविंग कर्व है ना, ये जो हमारी सेविंग है पुरानी वाली, इसी की वजह से हम पुरानी सेविंग की वजह से ये नया कंजम्पशन कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी सेविंग पड़ी है, मान लो हमारी इनकम हो गई ज़ीरो, ठीक है, हमारी इनकम हो गई ज़ीरो और हमने इस बार कंजम्पशन करा है 50 का। तो वो इसलिए करा है क्योंकि हमारी कुछ ओल्ड सेविंग पड़ी थी, वो ओल्ड सेविंग ही ज़ीरो के नीचे से शुरू हो रही हैं। ठीक, बस आपको ये समझाना था। और जितना समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया भाई इतना ही, यहाँ से ही ऐसे मान लो कि हाँ भाई ये ज़ीरो के नीचे से शुरू होता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं और समझ आएगा धीरे धीरे, अदरवाइज़ बहुत कॉन्सेप्ट को उलझा दिया गया है बुक्स में, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। अब यहाँ से देख लो भाई, सेविंग कर्व आपको समझ आ गया। तो ये जो तीनों पॉइंट्स लिखे हैं यही हैं बिहेवियर ऑफ सेविंग कर्व। ठीक, ये समझ आ गया। दूसरा, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। निवेश जो हमने लिया है ना, वो यहाँ पर लिया है हमने, मान लो यहाँ हम ले लेते हैं इनकम और यहाँ ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो हमने लिया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये वो इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी प्रॉफिट या इनकम से प्रभावित नहीं होता। यानी इनकम कितनी भी हो, ये इन्वेस्टमेंट कितना रहता है? कांस्टेंट रहता है। मान लो ये 1000 रुपये है, तो चाहे तुम्हारी इनकम घट जाए, चाहे इनकम y1 से y2 हो जाए या y3 हो जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट इतना ही रहेगा जितना है। यानी सीधी सी बात समझने वाली ये है कि इन्वेस्टमेंट कर्व जो है हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ इधर समझने के लिए सेविंग। तो अब देखो, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में हमारा इक्विलिब्रियम इनकम और जीडीपी या जो एम्प्लॉयमेंट है उसका डिटर्मिनेशन कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेशन यानी इक्विलिब्रियम, यहाँ लिखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा, इसे शॉर्ट में ये भी बोलते हैं SI अप्रोच, इसके द्वारा हमारा इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो डायग्राम में देखो एक बार, अगर मान लो यहाँ हमने x, यहाँ OY, ठीक, हमने अगर सेविंग कर्व ये बना दिया, ठीक, हमें पता है सेविंग कर्व ज़ीरो के नीचे से शुरू होता है, और हमने इन्वेस्टमेंट कर्व जो है इक्वल पैरेलल बना दिया x एक्सिस के, ये बन गया है इन्वेस्टमेंट कर्व। एज यूजुअल यहाँ ले लिया हमने इनकम और यहाँ ले ली सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हिंदी वालों के लिए यहाँ ले लिया आय, यहाँ ले लिया बचत और निवेश। ठीक है, अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ एक दूसरे के बराबर हैं? यहाँ पर। यही है हमारा इक्विलिब्रियम ई पॉइंट, और इस ई पॉइंट पर जो इनकम आ रही है वही होगी हमारी इक्विलिब्रियम इनकम। ये क्या है? हमारी इक्विलिब्रियम इनकम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आपको लिखना क्या है। देखो नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, यहाँ पर आप बात सुनो। अगर क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का एग्जाम में कि बताइए जरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा, तो आप सबसे पहले बताओगे कि सेविंग कर्व जो है वो इनकम पर डिपेंड करता है। क्या बोलोगे? सेविंग कर्व डिपेंड करता है इनकम पर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग कर्व बढ़ती है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है, और सेविंग कर्व जो है ज़ीरो के नीचे से स्टार्ट होता है। फिर लिखोगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट जो है हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अज्यूम किया है जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। फिर लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके कि इनकम और जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फिर हम लिखेंगे इसे चित्र व तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है। इंग्लिश में लिखेंगे इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। देखो यहाँ लिखेंगे, तो देखो हम जब अपनी थ्योरी लिख लेंगे तो इसके बाद लिखेंगे हम कि इसे चित्र व तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो देखो इसमें हमने मान लो टेबल बनानी है अब, तो टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर। इनकम लेंगे मान लो 0, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 तक भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि सेविंग जो होती है ना हमारी, वो नेगेटिव से स्टार्ट होगी।
यानी इसका मतलब है ओल्ड सेविंग, पुरानी सेविंग। जब इनकम ज़ीरो है तभी भी तो हमारे पास कोई सेविंग होगी ना। तो -30 -20 और ये -10, 0 10 20 30 30 और ये 40, ठीक। और हमने इन्वेस्टमेंट ले रखा है ऑटोनोमस, मतलब वो इनकम से डिपेंड नहीं करता, वो 20 है तो 20 ही रहेगा, ठीक। ये 20 20, ये हमारी बन गई टेबल, ठीक। अब बनेगा हमारा डायग्राम। एज यूजुअल यहाँ पर y लेते हैं, यहाँ पर x लेते हैं या o लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मान लो आपने इनकम वो इन्वेस्टमेंट को ले लिया है i से, और ये आपका सेविंग बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। ये ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। और ये जो पॉइंट है ये इनकम है, तो यहाँ पर हम इनकम लेते हैं और यहाँ लेते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, हिंदी वाले अपने हिसाब से बचत और निवेश लिख लेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो 6 नंबर में क्वेश्चन आया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा इक्विलिब्रियम बताओ। तो सबसे पहले बता दोगे सेविंग क्या है। सेविंग इज दैट कर्व, या सेविंग डिपेंड्स ऑन द इनकम, whenever income increases saving also increases, or but the rate of change in saving is lesser than the change in income, ठीक। उसके बाद आप लिख दोगे इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, या इज हैज बीन एज्यूम्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द इक्विलिब्रियम। फिर लिखोगे आप पैराग्राफ चेंज करके, इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड वेयर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। और फिर इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। यहाँ टेबल बनाया हमने जिसमें हमने इनकम को बढ़ते हुए दिखाया है, सेविंग को भी बढ़ते हुए दिखाया है लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट लिया है, और डायग्राम में हमने ऐसे शो किया है। आप चाहो तो यहाँ पर इनकम 20 40 60 80 100 इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर 10 20 30 जो भी लोगे आप प्लॉट करके उसको इन्वेस्टमेंट को यहाँ से 20 से शो करके, और यहाँ -30 -20 -10 फिर 0 इस तरीके से कर सकते हो आप। लेकिन उसमें क्या है ना, आपके टाइम एक तो एक्स्ट्रा लगेगा और उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। आप ऐसे भी करोगे तो वो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन की बारी, यानी व्याख्या। तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे आप, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इन द अबव डायग्राम, इस डायग्राम में इन द अबव डायग्राम इनकम हैज़ बीन शोन ऑन एक्स एक्सिस और सेविंग इन्वेस्टमेंट हैव बीन शोन ऑन वाई एक्सिस। हिंदी में दिए गए चित्र में आय को एक्स अक्ष पर दर्शाया गया है और बचत व निवेश को वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। चित्र में निवेश वक्र को यानी इन्वेस्टमेंट कर्व इज डिनोटेड बाय आई विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हिंदी में बचत वक्र को आई द्वारा दर्शाया गया है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर तीसरी लाइन लिखेंगे, ये 2 लाइन हो गई हमारी, तीसरी लाइन क्या लिखेंगे, बचत वक्र को एस द्वारा दर्शाया गया है। सेविंग कर्व हैज़ बीन डिनोटेड बाय एस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट एंड इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। हिंदी में बचत वक्र जो कि ऋणात्मक बिंदु से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ धनात्मक स्लोप यानी धनात्मक जो है धनात्मक ढलान बना के ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो दर्शाता है कि आय के बढ़ने के साथ साथ बचत बढ़ती है, यानी विच शोज दैट सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। 4-5 लाइन हो गई अपनी। फिर लिखोगे ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई जो है संतुलन बिंदु है जहाँ पर बचत व निवेश एक दूसरे के बराबर है, जहाँ पर आय वाई इक्विलिब्रियम इनकम वाई है, यानी संतुलित आय वाई है। अब ये पूरा हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई कि भाई क्या क्या हुआ डायग्राम में, कहाँ हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। अब बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम की, यानी ऐसी क्या स्थिति होगी जिससे स्थिति हमारी इक्विलिब्रियम से हट जाए। तो पहले इसको वापस मेन डायग्राम पर लाते हैं। तो आ गए पुराने डायग्राम पर, हमने यहाँ तक एक्सप्लेनेशन लिख ली थी। अब बात करते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए y1 पर या इस्टेब्लिश हो जाए y2 पर तो क्या होगा। देखो y1 पर इस्टेब्लिश हो जाए तो उस केस में हमारी सेविंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऊपर है और सेविंग नीचे है। इस वाले केस में क्या होगा, सेविंग ज़्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम रह जाएगा, ठीक। दोनों स्थितियाँ समझ गए। अब y1 में क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे इफ़ इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एट y1, अगर यदि हमारा संतुलन y1 पर निर्धारित हो जाए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे इस केस में सेविंग कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट से।
अब देखो एक बात बताओ, अगर इकोनॉमी में सेविंग कम है यानी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, है ना, यानी कंजम्पशन ज़्यादा है तो यानी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से। अब प्रोड्यूसर्स देखेंगे कि हमें तो लॉस हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, लॉस हो रहा होगा, क्योंकि भैया डिमांड ज़्यादा है, तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है, अनफुलफिल्ड डिमांड रहेगी, यानी जो एक मांग है इतनी ज़्यादा है कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है सेविंग किस पे डिपेंड होती है, इनकम पे। तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी। अब ये जो सेविंग है ये तब तक बढ़ेगी जब तक ये इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए, क्योंकि ये छोटी है से इन्वेस्टमेंट से, तो ये तब तक बढ़ती रहेगी, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ये इक्वल नहीं हो जाती और इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता, हिंदी वालों के लिए पुनः स्थापित और इंग्लिश वालों के लिए रिस्टोर। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए y2 पर, व्हाट विल हैपन इफ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश एट y2 पॉइंट, इन दैट केस हमारा सेविंग कम है, ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। अब एक बात बताओ, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, क्या मतलब है इसका, अब जो ऊपर करा था उसका उल्टा, सेविंग ज़्यादा है यानी लोगों अपना कंजम्पशन यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लोगों का कम है, लो है, तभी तो सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं ना। सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं यानी खा पी कम रहे होंगे, बचत ज़्यादा कर रहे हैं, खाना पीना कम कर रहे हैं यानी कंजम्पशन, इंग्लिश में बोलेंगे कंजम्पशन, हिंदी में बोलेंगे उपभोग, यानी उपभोग लोगों का कम है, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ कम है यानी लो है। अब ये कम होने की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर कम है यानी एग्रीगेट डिमांड कम है, यानी वो कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से, यानी मार्केट में जो सप्लाई है उससे कम है एग्रीगेट डिमांड। अगर वो कम है तो इसका मतलब प्रोड्यूसर्स का जो स्टॉक है वो अनसोल्ड हो रहा है, अनसोल्ड रह रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अनसोल्ड स्टॉक रह रहा है। जब प्रोड्यूसर्स का अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, बिना बिका हुआ माल, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन को करेंगे घटाएंगे, प्रोडक्शन क्या करेंगे घटाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई भी घटेगी, और एग्रीगेट सप्लाई के घटने की वजह से इनकम भी घटेगी, और इनकम के घटने की वजह से सेविंग घटेगी और इतना घटेगी कि ये जो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से ये कम होती जाएगी और ये बराबर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के। ठीक, यानी बराबर हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के, यानी ये तब तक घटेगी सेविंग जब तक हमारा पुराना इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता, पुनः स्थापित नहीं हो जाता। तो आपने देखा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कितनी आसान है। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी बहुत आसान था। इसको सिंपलिस्टिक वे में जब तक समझोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और ज़्यादा बुक्स और वैसे ज़्यादा उलझने की कोशिश करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पढ़ना भी और समझना भी। अदरवाइज 6 मार्क्स आपके हाथ में बहुत ईजिली। इसमें एक न्यूमेरिकल भी बनता है जिस पे वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक नई वीडियो आएगी इस पर न्यूमेरिकल को समझाने के लिए। ठीक, तो आपकी क्लियर होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम, इसी तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम। 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम करेंगे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको पता लगेगा कि कंजम्पशन किस तरीके से बिहेव करता है, और कंजम्पशन का जो पूरा पैटर्न है और जिस पे न्यूमेरिकल बेस होता है वो प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।